वेलकम टू तेज सिविल्स। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उन सब की चर्चा कर रहे हैं। उसके पार्ट थर्ड की बात करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम थी उन सब की बात कर ली थी। देखिए, नया सिलेबस आने के बाद भी प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पहले थी। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ये है कि खास करके मेंस के पर्सपेक्टिव से इनको जो पढ़ने का तरीका है ना वो हमें थोड़ा सा और ब्रॉड करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा स्कीम्स के पॉजिटिव नेगेटिव्स एंड सॉल्यूशंस वाला जो पार्ट है उसको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनकी बात करेंगे और उसके बाद अगर समय ने अलाउ किया तो बाकी जो हमारी पॉवर्टी वाली स्कीम्स हैं, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वाली, उनकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑल दो एक पुरानी स्कीम है जो कि 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी इसके 10 साल पूरे हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसमें कुछ रिसेंटली चेंजेस भी किए गए हैं। देखो, मुद्रा योजना क्या है? मुद्रा योजना जितने भी हमारे छोटे मध्यम जो उद्योग हैं, ठीक है, जो हमारी एमएसएमईज हैं जो कि गैर कॉरपोरेट गैर कृषि क्षेत्र में काम करती हैं, उन्हें माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है बिना कोई कोलेट्रल के। यानी जैसे कि अगर आप किसी के पास लोन लेने जाए, बदले में अगर वो कागज रख रहा है आपके तो वो कोलेट्रल है उसका, वो संपार्श्विक है। बिना संपार्श्विक के ये लोन प्रदान करता है। स्टार्टिंग में 3 श्रेणियों में लोन मिला करता था। शिशु 50,000 रुपए तक का, किशोर 50,000 से 5 लाख तक का, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का। रिसेंटली पिछले यानी कि 2024-25 के बजट में एक तरुण प्लस कैटेगरी 10 लाख से 20 लाख तक के लोन वाली ऐड की गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये किस तरह की चीजें को इंक्लूड करता है? ऑल दो गैर कृषि ऋण है, लेकिन अगर आप मुर्गी पालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन करते हैं तो आपको ये लोन मिल सकता है। ब्याज दरें आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है, और मुद्रा बैंक नाम से एक रीफाइनेंसिंग हमने बैंक भी बना रखा है। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मेंस में आपको काम आ सकती है वो ये है कि इसमें दिया गया जो टोटल लोन है उसका 68% महिलाओं को दिया गया है। मान लीजिए अगर वो मेंस में पूछते हैं कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं, तो उसमें से एक प्रयास मुद्रा योजना और साथ में ये फैक्ट डाल दोगे आप कि 68% लोन महिलाओं को दिए हैं। यही है आपका लिखने का तरीका, जिससे कि आपका आंसर औरों से अलग बनेगा कि आप विद फैक्ट्स बात करेंगे। ऐसे ही जैसे एक रुपए डेबिट कार्ड था वैसे ही एक मुद्रा कार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा ये पिक्चर के अंदर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन हैं। टाइप्स ऑफ लोन कौन कौन से हैं, इस स्कीम का एम क्या है, ठीक है, मुद्रा कार्ड के बारे में बता रखा है और थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे और दे रखी है जो इस स्कीम्स की पॉजिटिव्स हमारे सामने आए हैं कि 52 करोड़ रुपए का लोन इसमें अभी तक सैंक्शन, 52 करोड़ लोन एप्लीकेशंस सैंक्शंस करके 32 लाख करोड़ रुपए तक का लगभग लोन अभी बांट दिया गया है। और वुमेन एम्पावरमेंट की बात है और बाकी 50% जो लोन है वो SC ST OBC को दिया गया है। ये सारी बातें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें कवर की गई है। ठीक है, हमारी अगली स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। क्या करना है आपको? रोजगार का सृजन करना है, क्रिएट करना है रोजगार। ठीक है, क्रिएट कैसे करोगे भाई रोजगार? वो भी इंडस्ट्री सेक्टर में। तो जो लोग हैं उनको अपनी नई इंडस्ट्री लगाने के लिए, अपना नया स्टार्टअप ना कहूं, नई इंडस्ट्री MSME लगाने के लिए आप लोन दोगे। तो क्या है ये? एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, यानी कि आप लोन दोगे और उसमें लोन में ब्याज में सब्सिडी दोगे। भाई किनको दोगे? ऐसे ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवा जो कि अब नया रोजगार करना चाह रहे हैं। तो जो भी उनका प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट कॉस्ट का अराउंड 15 से 35% तक आपको लोन और उस पर सब्सिडी मिल जाएगी। तो ठीक है, सिंपल सा है एकदम और बाकी क्राइटेरिया में लिखे गए हैं। एक बार आप पढ़ लेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे तो अच्छा है, इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट स्कीम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली स्कीम जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो है रैंप स्कीम। रैंप मतलब रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSMEs परफॉर्मेंस। MSME के प्रदर्शन को बढ़ावा देना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ आपको इतना बोलूं कि रैंप के फुल फॉर्म है ये कि MSME के प्रदर्शन को बढ़ावा देना है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन कौन से 4 या 5 काम गवर्नमेंट करेगी, तो क्या आप खुद से नहीं बोल सकते
कि ये बाजार तक पहुंच बढ़ाएगी, ये उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम करेगी, ये उनको क्या देगी, मौजूदा एमएसएमईज की योजनाएं जो हैं उनको बढ़ावा देगी। यानी सिंपल सी बात है ना, आपको एमएसएमई का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, वही 4-5 तरीके हैं, तो वो स्कीम में किए जाएंगे। तो सर ये स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल एड है, बाह्य फंडिंग है। कौन फंडिंग कर रहा है इसको? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक इसको परिणाम आधारित फंडिंग, आउटकम बेस्ड फंडिंग दे रहा है, यानी कितना अच्छा ये काम करेगी उतना पैसा इस स्कीम को मिल जाएगा। टोटल 6,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इसमें से इतना रुपए लोन मिल जाएगा वर्ल्ड बैंक से। अमाउंट याद नहीं भी करो तो चलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एजेंसी इसको एक्सटर्नल फंडिंग कर रही है। इसके अलावा एक और फैक्ट कि केवी कामत और यूके सिन्हा की जो समिति है उसकी सिफारिशों के आधार पर इस स्कीम को लागू किया गया था। ठीक है, और कोविड के टाइम पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। बाकी नॉर्मल सी बातें हैं जो कि आप एक बार पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट चीज, TREDS प्लेटफॉर्म। आरपीएससी ने पिछले मेंस में TREDS प्लेटफॉर्म से सवाल पूछा था और बहुत से लोगों ने TREDS प्लेटफॉर्म का नाम भी नहीं सुना था। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी पुरानी स्कीम थी, लेकिन लेटेस्ट में कुछ इसमें चेंजेस होने वाले थे या चेंजेस ऐसे हुए थे जिस कारण ये फिर से चर्चा में आई थी, इसलिए इस पे सवाल पूछा गया। अब एक सिनेरियो से मैं आपको ये स्कीम समझाता हूं। देखिए, ये है मेरी एमएसएमई, ठीक है, ये इसके बायर्स हैं, बायर 1, बायर 2, बायर 3। ये इनको सामान देती है। अब ऑफकोर्स सी बात है कि जो ये बायर्स हैं ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, ये बायर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, कुछ मीडियम है, कुछ छोटे हैं। ये इसको तुरंत पैसा नहीं देते। एमएसएमई सामान तो दे देती है बायर्स को, और बायर्स तुरंत पैसा नहीं देते, कहते हैं 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, आपका माल यूज तो होने दो, आपका माल हम पहले चेक करेंगे, यूज करके आपका माल देखेंगे कितना बिक रहा है कितना नहीं बिक रहा, तो आपको पैसा अभी नहीं मिलेगा, 2-3 महीने बाद देंगे हम पैसा। ठीक है, ऐसा ये कहते हैं। और कुछ बायर्स तो ऐसे होते हैं कि एमएसएमई क्योंकि छोटी फर्म है उसको बोल देते हैं सामान ले लिया, बोल देते हैं हाँ पैसा देंगे और पैसा देते ही नहीं है। कच्चे में इनके बिल होते थे, पैसा नहीं देते थे, एमएसएमईज को ये परेशान करते थे। तो इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार एक प्लेटफॉर्म लेके आई, उसका नाम था TREDS, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, क्या चीज थी ये? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला इस पूरे ट्रांजैक्शन के बीच में हम एक पोर्टल लेके आ रहे हैं, TREDS। क्या होगा इस पोर्टल पे? एमएसएमई जो सामान जितने भी अपने बायर्स को दे रही है उसका जो इनवॉइस है, उसका जो बिल है, वो TREDS प्लेटफॉर्म पे चढ़ा देगा, और जो ये बायर है उस इनवॉइस को एक्सेप्ट करेगा और लिख के दे देगा कि भैया आपका पेमेंट इस सो एंड सो डेट को हो जाएगा। ठीक है, TREDS प्लेटफॉर्म पे ये बायर बोल देगा कि 3 महीने बाद मैं इस एमएसएमई फर्म को 1 लाख रुपए दे दूंगा इस बिल के बदले में। ये रिकॉर्ड हो गया। पहली समस्या का समाधान हो गया कि भाई ये जो लोग पैसा नहीं देते थे, अब वो चीज ऑनलाइन आ गई है, पैसा आपको देना पड़ेगा। दूसरी चीज, यार अभी भी तो 3 महीने बाद ही पैसे की बात बोली है उसने, जो वर्किंग कैपिटल वाली चीज है, जो तुरंत एमएसएमई को पैसा चाहिए, वो कैसे सॉल्व हो, उसका भी सॉल्यूशन इसके अंदर है। जैसे इस फर्म ने लिख के दे दिया कि इस एमएसएमई को मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, और जो वो एक इनवॉइस जनरेट हुआ, उस इनवॉइस को कोई थर्ड पार्टी, लेट्स से X1 पर्सन, उस इनवॉइस को डिस्काउंटेड रेट पे खरीद सकता है। मतलब अगर इसने बोला B1 ने कि मैं आपको 3 महीने बाद 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये आपका X1 फर्म है, ये इस एमएसएमई को ऑफर करता है कि एमएसएमई भाई ऐसा करो, मैं आपको 90,000 रुपए आज दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, मैं उस व्यक्ति से 3 महीने बाद 1 लाख रुपए ले लूंगा। ठीक है, मेरे पास 90,000 रुपए पड़े हैं, कोई काम नहीं आ रहे, मैं आपको 90,000 रुपए दे देता हूं, ये इनवॉइस अब मेरा हुआ, 3 महीने बाद ये फर्म मुझे 1 लाख रुपए देगी। तो इसका एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया कि 90,000 रुपए लगाए, 3 महीने बाद मुझे 1 लाख रुपए मिल गए।
एमएसएमई की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मुझे तुरंत पैसा चाहिए था, कोई बात नहीं, 10,000 रुपये कम भी आया तो भी चलेगा मेरे लिए, पर मुझे तुरंत पैसा चाहिए था, मुझे मेरे बिजनेस में लगाना था। ठीक है, तो और इस बंदे को वहां पे ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा कि भाई अब आपको पैसा एमएसएमई को नहीं, इस X1 पर्सन को देना है। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल TREDS प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होता है, TREDS प्लेटफॉर्म एक RBI रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर एमएसएमईज अपने सेल किए गए उत्पाद जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है उनके इनवॉइसेस को चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो उसको क्या कर सकते हैं, इस इनवॉइस को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं और फिर अपना पेमेंट उस 100 एंड 100 व्यक्ति से ले सकते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर वो 100 एंड 100 व्यक्ति ने उस X व्यक्ति को पैसा नहीं दिया तो नहीं दिया, एमएसएमई की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। जो X व्यक्ति है वो देख के खरीदे कि जो बंदा पेमेंट करने वाला है वो मुझे पेमेंट कर देगा, और X व्यक्ति में इतना दम होना चाहिए कि अगर वो पेमेंट नहीं करे बायर तो उससे वो पैसा ले सके। तो क्योंकि एमएसएमई छोटी छोटी फर्म्स होती हैं और जो ये X वाली फर्म है थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए ये पैसा अपना निकलवा भी लेती है। ठीक है ना, तो ये सब इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, सेलर्स, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट बायर्स, फाइनेंसर्स, बैंक वगैरह जनरली ऐसा करते हैं, उनके पास पैसा पड़ा रहता है, वो एमएसएमईज का जो वो इनवॉइस है उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद लेते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ने वर्तमान में जो इसमें चेंज किया है जून 2025 में कि ऐसी सारी कंपनीज जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ऊपर है उनको TREDS प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखना, पूरा मैकेनिज्म याद रखना, क्या इसके पॉजिटिव्स है वो याद रखना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ डिजिटल इनिशिएटिव से छोटे छोटे, उनको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है उद्योग आधार मेमोरेंडम। आपको पता होगा कोई भी एमएसएमई अब सीधे एक सिंगल पेज का फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन हो सकती है, जिसको हम उद्योग आधार नंबर कहते हैं। एमएसएमई का डेटा बैंक, सरकार ने सारे एमएसएमईज का एक डेटा बैंक बना लिया है, जिससे कि अगर कोई भी स्कीम उनको लागू करनी है या फिर कोई भी पॉलिसी डिसीजन लेना है तो उनके पास एक डेटा है कि हमारी इस फर्म इस सेक्टर में इतनी एमएसएमईज काम कर रही है। माई एमएसएमई एक वेब आधारित एप्लीकेशन है जो कि विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने में मदद करता है एमएसएमईज को। अगला है एमएसएमई का संपर्क पोर्टल, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर नौकरी चाहने वाले जो लोग हैं, छात्र या ट्रेनी, वो आपस में क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। मतलब कोई नई एमएसएमई है, उसको चाहिए कोई नया युवा आके मेरे पास काम करे, कोई नया युवा है वो किसी एमएसएमई में काम करना चाहता है, तो वो दोनों को आपस में ये प्लेटफॉर्म जोड़ देगा, एमएसएमई संपर्क। एमएसएमई संबंध क्या है, देखो इसमें क्या है ना, वर्ड्स बहुत सिमिलर से हैं, इनको एक बार आप पढ़ लोगे ना कि संपर्क में इनका संपर्क है, माय एमएसएमई के अंदर क्या चीज है, तो वो आपको याद रहेगा। एमएसएमई संबंध में क्या है, एमएसएमई संबंध के अंदर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जितने भी हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो जितनी भी खरीद करेगी, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिस में सामान खरीदा जाएगा उसका 25% एमएसएमई से आना चाहिए, और एक खास प्रतिशत तो महिला वाली एमएसएमई से आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक चीज जो है इसको एमएसएमई संबंध कहते हैं। एमएसएमई समाधान क्या है, समाधान नाम से पता चल रहा है आपको, जितने भी लंबित भुगतान हैं इनके सेंट्रल के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास एमएसएमईज के, उनका समाधान करने के लिए पोर्टल बनाया हुआ है। एमएसएमई संभव क्या है, उद्यमिता और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक पोर्टल है, नॉर्मल सी बात है। ग्रीवांस मॉड्यूल के लिए हमने एक ई समाधान नाम से पोर्टल बनाया है जहां पर एमएसएमई जितनी भी अपनी शिकायतें हैं उन सबको क्या कर सकती हैं, रजिस्टर कर सकती हैं और ट्रैक कर सकती हैं। सिंपल बातें हैं, एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि क्या है ना, एस लेटर यानी से जो आपका वर्ण है उससे बहुत सारी चीजें हैं, समाधान, संभव, संबंध, संपर्क, इसलिए एक बार सारे एक साथ मैंने रख दिए कि एक बार आप पढ़ लो जिससे कि इनके बीच का आपको डिफरेंस याद हो जाए, और कभी एग्जाम में अगर वो पूछे एमएसएमई समाधान क्या है तो आप ये ना कर देना, ई समाधान अलग है, एमएसएमई समाधान अलग है, एमएसएमई संबंध अलग है, संपर्क अलग है, तो कंफ्यूज मत होना इन सब में, इन सबको पढ़ लेना। अगला एक हमारी मेजर स्कीम है वो है स्टार्टअप इंडिया। आप जानते होंगे 2016 में 16 जनवरी, जिसे हम वर्तमान में स्टार्टअप दिवस के रूप में बनाते हैं, तब ये स्कीम लॉन्च हुई थी। देश में इनोवेशन को बढ़ावा देना है, नए स्टार्टअप्स आए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। कौन से विभाग की स्कीम है, बट ऑब्वियस DPIIT जो आपका है, उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में, उसकी ये स्कीम है। अब सबसे पहली चीज कि भाई स्टार्टअप के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आपको स्टार्टअप योजना का लाभ लेना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है भाई। पहली एलिजिबिलिटी है कि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप या फिर एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में रजिस्टर होनी चाहिए।
जो उसकी स्थापना दिवस है कंपनी का, उसको अभी 10 साल से ज्यादा नहीं हुए हो। पहले ये 7 साल था, अभी 10 साल है। मतलब अगर आज 2026 में किसी को स्टार्टअप के रूप में फायदा लेना है तो वो 2016 के बाद की कंपनी होनी चाहिए। 2016 से पहले की कंपनी स्टार्टअप के रूप में फायदा नहीं ले सकती। स्थापना के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में टर्नओवर आपका 100 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं आज की डेट में बात करूं कि कोई 2016 में स्थापित कंपनी है तो 16 से 26 तक किसी भी साल में अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर है तो वो स्टार्टअप नहीं हो सकती। 100 करोड़ से कम टर्नओवर होना चाहिए। किसी भी मौजूदा बिजनेस को तोड़कर नहीं बनाया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंबानी साहब की कंपनी है जियो, उसको तोड़ के उन्होंने एक कंपनी बना ली और फिर उसको स्टार्टअप के रूप में फायदा ले ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई नई कंपनी होनी चाहिए एकदम स्क्रैच से बनी हुई। किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस में ऐसा उसके पास इनोवेटिव आइडिया भी होना चाहिए स्टार्टअप बनने के लिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने चालू कर दिया स्टार्टअप के नाम पे। ठीक है, ये सारे क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी है। क्या फायदा मिलता है सर? सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेस पर ही आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। 3 साल के लिए आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। 3 साल के लिए आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। 9 तरह के श्रम और पर्यावरण कानून हैं जिनको कि आप सेल्फ सर्टिफिकेशन से ही क्या कर सकते हो कि हाँ, मैं ये घोषित करता हूं कि मैं फला फला कानून को फॉलो करता हूं, खत्म। आपके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी। पेटेंट अगर आप कोई आवेदन करते हो तो नॉर्मल लोगों से 80% कम फीस लगेगी आपकी। और अगर बाय चांस किसी रीजन की वजह से अगर आपको बिजनेस बंद करना पड़ा तो आपको पता होगा कि इंडिया में अगर कोई बिजनेस बंद भी करना है तो उसके ऊपर थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप इतना आसानी से बिजनेस बंद नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे लोग वहां पर काम करते हैं। तो आपको 90 दिन के भीतर आप अपना बिजनेस बंद भी कर सकते हो। ठीक है, परफॉर्मेंस 15 जनवरी 2025 का मेरे पास डेटा है जिसमें 1.59 लाख से अधिक स्टार्टअप इंडिया के अंदर मान्यता प्राप्त करे हैं और इसके आधार पर इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। अब आप बोलोगे सर ऐसे फैक्ट्स क्या काम आते हैं? जब मेंस में सवाल आएगा दोस्तों इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम पे तो आपका इंट्रोडक्शन शुरू यहां से होना चाहिए, ना कि स्टार्टअप की डेफिनेशन से। सीधे आप लिखोगे कि भारत 1.59 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इंट्रोडक्शन खत्म। ठीक है, जब हम कभी मेंस की तैयारी करेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आंसर राइटिंग किस तरह से होती है, और अब तो और मजा आएगा आंसर राइटिंग में, तो मैं आपको बताऊंगा भैया ये इंट्रोडक्शन, ये 5 तरह की इंट्रोडक्शन होते हैं और सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, सवाल के टोन के अकॉर्डिंग कौन से तरह का इंट्रोडक्शन यूज करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। फिर बताऊंगा बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखना चाहिए, वो सारी बातें। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं हमारे, वो हमें इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में मदद करेंगे। ठीक है, ओके। और हमारे पास 100 से भी अधिक यूनिकॉर्न्स भी हैं। यूनिकॉर्न समझते हो ना, 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी, 1.59 लाख, ये सब वही बातें हैं पिक्चर में रुपए दिखाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट स्कीम, एक और बड़ी स्कीम इंडस्ट्री सेक्टर की, उसका नाम है मेक इन इंडिया, यानी भारत में बनाओ यार। यानी जो भी चीजें बाहर बन रही है इंडिया में बनाएंगे। 25 सितंबर 2014 पे गवर्नमेंट ने आने के साथ ये स्कीम लॉन्च करी थी। जितनी भी ये स्कीम थे जनरली DPIIT की स्कीम्स ही होती हैं। लक्ष्य क्या है? इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ग्लोबल ब्रांड बनाना है, 12 to 14% सालाना मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लानी है, 2022 तक 100 मिलियन नौकरियां पैदा करना इसका लक्ष्य था। पता नहीं हासिल हुआ या नहीं हुआ, कोई डेटा हमारे पास नहीं है। 2025 तक GDP के अंदर 16 से 25% की भागीदारी बढ़ानी थी, जो भी हम हासिल नहीं कर पाए। मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ हैं: नई प्रक्रिया, नई इंफ्रास्ट्रक्चर, नए सेक्टर, नई सोच। ठीक है, चलो आपने याद कर लिया। अब बेटर रिप्रेजेंटेशन इन मेंस। मेक इन इंडिया पे सवाल आ गया कि मेक इन इंडिया के बारे में कुछ भी बताओ। लेट्स से मेक इन इंडिया का पॉजिटिव पूछा, नेगेटिव पूछा, क्या परफॉर्मेंस है, क्या कमियां है, क्या करना चाहिए। सिंपल सा, जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन लिखा 2 लाइन का, फिर आप यहां पे ऐसे मेक इन इंडिया लिखो, बीच में यहां पे 4 चीजें बना दो ऐसे: नई प्रक्रिया, नई अवसंरचना, नए क्षेत्र, नई सोच। चारों में एक एक एग्जांपल कि मेक इन इंडिया में ये 4 ब्रॉड हैं और चारों का एक एक एग्जांपल। इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करना है मेंस में। ठीक है, ओके। इसके बाद यानी वही डेटा है, वही इंफॉर्मेशन है, बस तरीका अलग होगा लिखने का, बताने का। मेक इन इंडिया 2.0 भी स्टार्ट किया है हमने, जिसमें हम आत्मनिर्भरता, इनोवेशन पे ध्यान दे रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन टेक, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीजें हम कर रहे हैं। 27 सेक्टर इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये सारी बातें भी यहां पर हमने लिख रखी हैं। ये कुछ पॉजिटिव्स हैं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बन चुका है इंडिया में। ये अगर आपसे पूछेगा मेक इन इंडिया का परफॉर्मेंस, तो
इंडिया ने PLI स्कीम में कितना पैसा कर लिया है? पिछले 10 साल में हर एक घंटे में एक 15 लाख जॉब क्रिएट हो रही है, इस तरह का डेटा है। इंडिया सप्लाइज 50% ऑफ वर्ल्ड वैक्सीन्स, यानी इस तरह की सारा डेटा है जो मेक इन इंडिया को कि जो पॉजिटिव साइड्स है उनको दिखाता है। इस तरह की डेटा आपको याद रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रीलिम्स में पूछ लेगा, ये हो सकता है पूछ भी ले प्रीलिम्स में, लेकिन ये डेटा ज़्यादा यूजफुल होता है मेंस के परस्पेक्टिव से, जहां पर आप अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको इस डेटा से सब्सटेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट स्कीम है PLI स्कीम। PLI स्कीम में 2-3 बार पहले भी समझा चुका हूं। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, मतलब जितना आप उत्पादन करोगे उतना आपको हम बढ़ावा देंगे। प्रोडक्शन करते जाओ, फायदा लेते जाओ। अप्रैल 2020 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, सिंपल सी बात है। वर्तमान में 14 से सेक्टर हैं जहां पर PLI स्कीम काम कर रही है। एक बार इनका नाम देख लेना, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग इंटरमीडिएट, मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स एंड सो ऑन। एक बार आप ये 14 सेक्टर देख लेना, बहुत ही सिंपल सी स्कीम है। बस ये 14 सेक्टर से एक बार प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन कौन से सेक्टर में PLI स्कीम है या फिर कौन से सेक्टर में PLI स्कीम नहीं है। ठीक है, और बाकी ये क्या क्या आउटकम्स है, नॉर्मल सी बातें हैं, वैल्यू एडिशन, R&D एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, अब हम बढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर। इंडस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो क्या है RPSC ने अलग से इसको एक पार्ट बना दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, पर पहले भी इसको हम क्या करते थे, अलग इंडस्ट्री के अंदर पढ़ के ही आ रहे थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली बड़ी स्कीम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। यानी क्या है, आपको पता होगा कि केंद्र सरकार जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती है। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का ये एक टारगेट था जिसमें 111 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, डेटा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस स्कीम का पूरा जो टारगेट है वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पे है, इसलिए ये 111 लाख करोड़ रुपए का जो फिगर है ये इंपॉर्टेंट है। एक बार सवाल भी इस पे आया हुआ है RPSC में। उद्देश्य $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, रोजगार, पूंजीगत खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें पैसा कहां से आएगा, तो जो इसमें पैसे का टारगेट है वो टारगेट था 39 सेंट्रल गवर्नमेंट से, 39 स्टेट गवर्नमेंट से और 22% प्राइवेट सेक्टर से। बट एक्चुअल में बाद में छोटा सा इसमें चेंज हुआ, इसमें केंद्र सरकार 39%, राज्य 40% और निजी वाला का 1% कम हो गया और वो स्टेट ने उसकी पूर्ति कर दी। यानी 39, 40, 21 आज की तारीख में इसका लेटेस्ट अपडेट है। पैसा कहां पे लगाया जाएगा, 24% पैसा एनर्जी पे, 18% सड़कें बनाने पे, ठीक है, शहरी विकास पे 16% और रेलवे पे 13%। प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है, आपसे बढ़ता हुआ ऑर्डर या घटता हुआ ऑर्डर पूछ सकते हैं कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन जो ये सेक्टर्स हैं इन पे खर्चे को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। 100 करोड़ से ऊपर वाले सभी ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। अब क्योंकि आप देख रहे हो टाइमलाइन इसका पूरा हो चुका है, 2020 से 2025 तो पूरा हो चुका है, तो परफॉर्मेंस एनालाइज करने का समय आ चुका है। मार्च 2025 तक की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे प्रोजेक्ट इसमें पूरे हो गए वो थे 31.1 लाख करोड़ रुपए के, जो था केवल मूल लक्ष्य का 28%। 111 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हमें इन 5 साल में पूरे करने थे, हम सिर्फ 31 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ही पूरे कर पाए। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हमारे ऑन गोइंग हैं, रनिंग हैं, उनको भी अगर हम शामिल कर लें तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ के हो जाता है 83.54 लाख करोड़ रुपए, इसमें और जोड़ दो, यानी इतना अभी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो ये करने से आपका जो टारगेट है वो पूरा आपका ब्रीच हो जाता है, 103% आप टारगेट को प्राप्त कर लेते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, इंडिया में बहुत ही स्लो वर्किंग है। अगर कोई प्रोजेक्ट का टारगेट 6 महीने का है तो वो 1.5 साल से पहले पूरा नहीं होता। इसलिए क्या है कि सिर्फ इतने ही टारगेट्स जो हैं वो एक्चुअल में पूरे हो पाए, इन पर अभी वर्क ऑनगोइंग है। फिर भी अच्छा काम इस स्कीम में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, गति शक्ति योजना जिसका दूसरा नाम है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी फॉर नेशनल मास्टर प्लान, या फिर इसका मतलब क्या है, अभी तक क्या होता था कि जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। PWD सड़क बना रहा है, PHED पानी की लाइन डाल रहा है, नगर निगम सीवरेज की लाइन डाल रहा है, इस तरह से सो ऑन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते थे। होता क्या था, सालों से सड़क नहीं बन रही, नहीं बन रही, नहीं बन रही,
सड़क बनी है अचानक से एक दिन रात को, बहुत अच्छी बात है, सब लोग खुश हो गए, भाई सड़क बन गई। 3-4 दिन बाद फिर आ गए पानी की लाइन डालने वाले, उन्होंने सड़क को फिर से खोद दिया, पानी की लाइन डाल दी। फिर सब लोग निराश, अरे यार सड़क खुद गई वापस से, लेकिन पानी की लाइन भी इंपॉर्टेंट थी, चलो कोई बात नहीं। फिर 6 महीने बाद बड़ी मुश्किल से सड़क फिर से बनवा ली गई। फिर आ गए आपके दूसरे सीवरेज की लाइन वाले, उन्होंने सड़क खोद दी। यानी क्या है कि इस तरीके से डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो रहा था और आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इस चीज पे काम करने के लिए हम लेके आए पीएम गति शक्ति स्कीम, कि जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे सेंटर का हो, स्टेट का हो या लोकल गवर्नमेंट का हो, उन सबको हम आपस में लिंक कर दें, जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेट करके काम कर पाएं और एक वर्क की डुप्लीकेसी ना हो। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने अच्छे इतने अच्छे टारगेट के साथ जो स्कीम स्टार्ट हुई थी, ग्राउंड लेवल पे अभी तक इसमें ऐसा कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, 44 मिनिस्ट्रीज हैं 36 केंद्र और राज्यों की, जहां पर इनको लिंक किया गया है। काम के दोहराव को रोकना है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। लॉजिस्टिक्स में जो एक डेटा है वो भी दिया हुआ है यहाँ पर, कि लॉजिस्टिक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर हुआ है इस स्कीम की वजह से। इसमें मुख्य कार्यों में 400 वंदे भारत ट्रेन, 3.5 मिलियन ऑप्टिकल फाइबर बिछाना, एयर डिफेंस कॉरिडोर, ये सब है जो कि आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम एनर्जी सेक्टर की बात करने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने कर ली। एनर्जी सेक्टर में हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसपे सवाल आ सकता है, वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फरवरी 2024 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, जिसका लक्ष्य था 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर के जरिए मुफ्त बिजली देना। यानी कि जो आपके रूफटॉप पर सोलर लगता है ना, उस पर जो सब्सिडी मिलती है, उसके लिए एक नई स्कीम आई थी, जिसमें क्या था, अलग अलग किलोवाट के सिस्टम के लिए बिजली थी, सब्सिडी थी। अगर आपका 1 किलोवाट का सिस्टम है तो 30,000, अगर 2 किलोवाट का, या 2 तो लिखो भाई, 2 किलोवाट का है 60,000 और 3 किलोवाट का है तो 78,000। यानी मैक्सिमम सब्सिडी जो मिलती है इस स्कीम में दैट इज 78,000। अगर 10 किलोवाट को भी लगाओगे तो भी 78,000 ही मिलेगी। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम सब्सिडी। मॉडल सोलर गांव का भी इसमें एक कंपोनेंट है कि ग्रामीण इलाकों के अंदर हमें रूफटॉप को सिस्टम को अपनाने को बढ़ावा देना है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है, सिंपल सी स्कीम है, बस ये एक डेटा इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एनर्जी से रिलेटेड एक और स्कीम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। जैसा मुझे याद आ रहा है, इस पर भी RAS मेंस में सवाल पूछ चुके हैं वो लोग। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जनवरी 2023 में मिशन लॉन्च हुआ था। ऑफकोर्स सी बात है, जब बात कर रहा हूं मैं नवीकरणीय ऊर्जा की, तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसका मंत्रालय होगा। लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है। इसका क्या विजन है, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हमें क्या बनना है, ग्लोबल नेता बनना है, ग्लोबल पाइनियर बनना है। सर ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? देखिए, आपने कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे तो ईंधन के साधन पड़े ही होंगे। ऐसा ही एक नवीकरणीय साधन जो है वो हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन से भी हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अब वो हाइड्रोजन आप किस तरीके से बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग 4-5 तरीके के हाइड्रोजन है। ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और जिसमें एक है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन आप बना रहे हो, उसको बनाने के लिए अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज कर रहे हो, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हो, तो वो कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा, वो ग्रीन हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इसके लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 तक हमें 5 मीट्रिक मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता को हासिल करना है। 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट, यानी जो हमारा कच्चे तेल का हम आयात कर रहे हैं उसको कम करना है, 1 लाख करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि जब आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाओगे तो आपको पेट्रोलियम की नीड कम होगी। 8 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का आपका इन्वेस्टमेंट, 6 लाख से ऊपर ग्रीन जॉब्स होने की संभावना है। इस मिशन के लक्ष्यों से 100 गीगावाट से ज्यादा आपकी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो जाएगी और लगभग 50 मीट्रिक मिलियन टन जो CO2 का आप उत्सर्जन करते हो उसमें भी आपकी कमी आएगी। तो ये टारगेट्स आपको याद रखने हैं, ये टारगेट्स से एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 MMT प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता, 1 लाख करोड़ रुपए का पैसा बचाना है, 8 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट करना है, 6 लाख से ऊपर जॉब्स क्रिएट करनी है और 100 गीगावाट रिन्यूएबल पावर जनरेशन करना है। ठीक है,
इसके कुछ मुख्य घटक है जैसे कि साइट, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप कार्यक्रम, जिसमें घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स आपको बनाने हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम है हमारी पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये क्या चीज है भाई? आपको पता होगा कि आपके घर पे जो बिजली आ रही है वो डिस्कॉम कंपनीज जैसे JVVNL ये सब आपको लाकर दे रही हैं। इन कंपनीज की ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन पर बहुत सारा कर्जा है। ठीक है, इन कंपनीज की जो वित्तीय स्थिति है, इन कंपनीज की जो पोजीशन है, उसमें सुधार के लिए स्कीम लाई गई है। 2021-22 से 25-26 की ये स्कीम है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? स्मार्ट मीटरिंग। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगाने आ रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग, बुनियादी ढांचे का उन्नयन जैसे कि किसानों के लिए फीडर पृथकीकरण, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जिससे कि जो हमारी डिस्कॉम कंपनीज हैं उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो, उनके घाटे को कम किया जाए। ठीक है, वो जो सब बातें हैं वो पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना में शामिल होती हैं। इसमें बिजली आपूर्ति में सुधार हो गया, उपभोक्ताओं को, किसानों को वित्तीय स्थिरता हो गई, ऑपरेशनल इनकी दक्षता हो गई, जैसे स्मार्ट मीटर वगैरह, वो सब शामिल होते हैं। इसके बहुत सारे घटक हैं जिसमें 2 घटक मैंने लिए हैं। ठीक है, प्रशिक्षण क्षमता का घटक भी है और घटक 1 जो है वो मीटरिंग का है। देखिए, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बस आपको नाम से स्कीम का मोटिव पता हो। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी टेक्निकल है जो कि एग्जाम में आने की संभावना कम है, लेकिन इस स्कीम के नाम से आपसे पूछ सकते हैं कि ये स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब एक सवाल है जो कि मतलब टोटल मिला के ये कि इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी सवाल अभी तक आए हैं गवर्नमेंट स्कीम वाले पोर्शन से, वो हम देख लेते हैं। पहला सवाल की मैंने बात करी थी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो 111 लाख करोड़ का। प्रीलिम्स में जाते हुए जो सवाल आए हैं इंडस्ट्री से, वो इंडस्ट्रीज के बेसिक्स से आए हैं जो कि हमने क्लासेस में कवर किया था। स्कीम थोड़ा कम आए हैं, लेकिन जो मेंस में सवाल आए हैं इंडस्ट्री से, वहां पर सवालों की संख्या ज्यादा है आपके स्कीम वाले पोर्शन से। जैसे कि उन्होंने पूछ लिया कि TREDS क्या है MSME के अंदर। ठीक है, लास्ट अभी 2025 में ही पूछा था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के क्या लक्ष्य हैं, 2025 में ही पूछा था। ठीक है, MSMEs के लिए क्या क्या प्रावधान लेटेस्ट बजट में किए गए हैं, 10 मार्क्स में पूछा। ठीक है, तो बजट आपको वैसे भी अब तो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स सिलेबस में लेटेस्ट बजट को मेंशन कर दिया गया है, तो प्री और मेंस दोनों के लिए लेटेस्ट बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्य उपाय क्या है, ये सब 2021 में पूछे गए। भारतमाला परियोजना 2018 में पूछी गई। अभी हमने इसलिए नहीं पढ़ी है क्योंकि उस समय ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी, वर्तमान में इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम ये नहीं है। ठीक है, तो विद दिस इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपकी पूरी होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी, जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है, उसके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं। सबसे पहले जो हमारा PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि सबसे बेसिक स्कीम वही है, या फिर जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। डेट वेरी इंपॉर्टेंट, कब ये आया था? 5 जुलाई 2013 को ये आया था। भाई आपका PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि जो गेहूं अनाज वगैरह मिलता है सरकार से, वो तो काफी सालों से मिल रहा है। इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने कल्याणकारी दृष्टिकोण को बदलकर अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अपना लिया। यानी पहले क्या था, वो एक वेलफेयर स्कीम थी, लेकिन अब इस एक्ट के आने के बाद ये क्या हो गया है, एक वैधानिक अधिकार हो गया है। ठीक है, ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% जो है इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन का 67% जो है वो इसमें कवर्ड है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोदी जी बार बार बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को मैंने राशन की सुविधा उपलब्ध कराई है। 80 करोड़ 67% हो जाता है। इस योजना के अंदर कई कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना और BPL फैमिलीज और APL फैमिलीज। अंत्योदय अन्न योजना की स्कीम स्टार्टिंग से ही चलती आ रही थी, लगभग 2000 के आसपास से।
इस स्कीम को इसमें बस कवर कर लिया। और अंत्योदय अन्न योजना वालों को तो 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है, ठीक है, फैमिली में कितने भी लोग हो 35 kg मिलेगा अगर आप अंत्योदय अन्न योजना में रजिस्टर्ड हो। और अगर बाकी आप बीपीएल फैमिली हो तो प्रति व्यक्ति 5 किलो आपको राशन प्रति माह मिलेगा, ठीक है। जिसमें पहले इसमें रेट्स थी 1 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल, सॉरी 1 रुपये किलो मोटा अनाज, 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसको पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है, ठीक है। इसमें लाइफ साइकिल अप्रोच भी है, यानी कि कंप्लीट आपकी जो पैदा होने से लेकर मृत्यु तक का आपका जो पोषण की जिम्मेदारी है उसमें ली गई है। गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ जो मिलता है वो भी इसके अंदर आता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें गर्भवती महिलाओं को 6 साल तक के बच्चों को मुफ्त पौष्टिक भोजन मिलता है ना आंगनबाड़ी वगैरह से, वो भी इसमें ही आता है। जो आपको मिड डे मील मिलता है वो भी इसमें ही आता है। बीपीएल परिवारों को जो पीडीएस मिलता है वो भी इसमें आता है। यानी कि आपके पैदा होने से पहले से, जब आप मदर के पेट में हैं तब से लेकर मदर की हेल्थ, उसके बाद चिल्ड्रन की हेल्थ, फिर वो स्कूल जाएगा उसकी हेल्थ, और उसके बाद नॉर्मल पीडीएस में एक एडल्ट के रूप में उसकी हेल्थ पे ध्यान रखा जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या थी भाई? पहले जब ये कोविड के टाइम पे आई थी ना, तब तो इसका मतलब ये था कि आप एक्स्ट्रा 5 किलो राशन ले जाओ। वर्तमान में इस स्कीम का नाम तो वही है पर काम चेंज हो गया। अब जो मैंने बात करी कि 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, इसको पूर्णतः जो फ्री किया गया है ना, इसका नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। और वर्तमान में 2029 तक ये स्कीम लागू है, फ्री वाली, ठीक है। ओके, यानी वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है, तो उसका मतलब ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो आपको खाद्यान्न मिल रहा है वो पूरी तरीके से फ्री है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज, मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। अब आपको ये पता है कि वर्तमान में ये स्कीम चेंज हो गई है और इसका नया नाम वीबीजी राम हो चुका है। लेकिन पहले ना हम मनरेगा को ही समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप मनरेगा को नहीं समझोगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो कैसे समझोगे भाई। मनरेगा में क्या था? मनरेगा के अंदर क्या था? काम का कानूनी अधिकार था, यानी कि आपके पास क्या था? काम का कानूनी अधिकार था। किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को अकुशल शारीरिक काम करने के लिए वित्तीय वर्ष में 100 दिन का वेतन रोजगार गारंटी देता है। टिकाऊ संपत्ति का निर्माण करता है, जैसे कि सड़क, नहरें वगैरह, ठीक है, यानी कि आपको 100 दिन का रोजगार मिल जाएगा। मुख्य प्रावधान क्या थे इसमें? मांग आधारित योजना है ये, ठीक है। आप जाओगे काम मांगने, आपको उनको जिम्मेदारी है काम देना, आपका लीगल राइट है। अगर 15 दिन में वो आपको काम नहीं दे पाए तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है। ग्राम पंचायत इसमें सेंटर में थी। ग्राम पंचायत क्रियान्वयन एजेंसी थी, वो जॉब कार्ड जारी करती है, काम कौन सा है वो बताती है, एंड सो ऑन। सामाजिक समावेशन इसमें एंश्योर होता था। 1/3 लाभार्थी कम से कम महिलाएं होती थी, और SC, ST और विकलांग व्यक्तियों के लिए भी इसमें विशेष प्रावधान थे मनरेगा में, ठीक है। पारदर्शिता के लिए इसके अंदर सोशल ऑडिट अनिवार्य थी। मजदूरी का भुगतान अभी DBT के माध्यम से होने लगा था। कार्यस्थल की बात करें तो आवेदक को 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपको काम मिलता था। ये सारी यहाँ पर आपको ऐसे भी मैंने बता रखी है। इसके अलावा क्रैश फैसिलिटी भी इसमें आपको महिलाओं को मिलती थी। चलो, ये सब तो बात थी मनरेगा की। सर दिक्कत कहाँ आई मनरेगा में? दिक्कत ये आई कि जो काम मनरेगा में हो रहा था वो कोई खास यूज का नहीं था। गड्ढे खोद रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं, गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट हो रहा है। दूसरी चीज, मनरेगा के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता था ना, वो डिमांड बेस पे आता था। लेट से अगर पश्चिम बंगाल में ज्यादा लोगों ने डिमांड करी है मनरेगा में, तो पश्चिम बंगाल में ज्यादा पैसा जाएगा। राजस्थान में डिमांड कम हुई है तो राजस्थान में कम पैसा जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था ना, स्टेट्स के बीच में मिसमैनेजमेंट सा हो रहा था कि आप केंद्र सरकार अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि हमारा खर्चा कितना होगा इस स्कीम पे। कभी किसी स्टेट में जाता डिमांड, कभी किसी स्टेट में, यानी एक कोई प्री प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी कमियां थी स्कीम के अंदर। लोकल लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहे थे काफी तरीके के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इस स्कीम को हम नए रूप में लेके आते हैं। तो वो नया रूप जो वर्तमान में लाया गया है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन 2025। और ये मान के चलिए
पूरी संभावना है कि आगे आने वाले RAS प्रीलिम्स और मेंस में यहाँ से सवाल बनेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये स्कीम, ये जो एक्ट है वो चर्चा में है। ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष रोजगार की गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। सबसे पहली चीज, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था, VBG राम में 125 दिन कर दिया, जो कि बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है। राजस्थान में तो ऑलरेडी 125 दिन था, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करती थी। काम की पहचान अब ग्राम पंचायत योजना नामक बॉटम अप अप्रोच से की जाएगी, यानी काम की पहचान के लिए अलग से हमने समितियां बना दी, बॉटम अप, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इस तरीके से एक आपने बॉटम अप अप्रोच बना दी। एक और चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम कह रहे थे ना कि मनरेगा में जो काम हो रहा है वो यूजफुल ही नहीं है, गड्ढे खोद रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं, ठीक है। उस समस्या के समाधान के लिए हमारी एक अलग से स्कीम थी, राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देते थे। उस स्कीम को हमने अब VBG राम से जोड़ दिया कि वहां पर जो डिमांड आएगी कि गांव में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उसी को हम बनवाएंगे, ठीक है, उससे लिंक कर दिया, बहुत ही अच्छी चीज। एक और चीज ये कि मनरेगा में ना कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि इन पर्टिकुलर डेज में स्टेट रोजगार नहीं देगा, ठीक है। तो अब लेकिन एक प्रोविजन डाल दिया कि जब आपका कृषि का चरम मौसम है, जहां पर कृषि के क्षेत्र में काम होता है बहुत ज्यादा, वहां पर आप 60 दिन के लिए स्कीम बंद कर दोगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कर रहे हैं भाई, एग्रीकल्चरल लेबर वर्क, जब लेबर की डिमांड होती है तो लोगों को एग्रीकल्चर लेबर नहीं मिल पाती, क्योंकि लोग मनरेगा में काम कर रहे होते हैं, इसलिए कि एग्रीकल्चर लेबर हमें मिल सके, और जब लोगों को उस समय पर रोजगार मिल ही रहा है तो हमें इस स्कीम की नीड नहीं है। 60 दिन का यहां पर मौसमी ब्रेक लागू किया जाएगा। फंडिंग पैटर्न में क्या चेंज है भाई? मनरेगा के अंदर क्या होता था, जो काम हो रहा है ना, और जो हम अकुशल रोजगार के लिए पेमेंट कर रहे हैं, वो पैसा सेंटर गवर्नमेंट देती थी पूरा। ध्यान से सुनना, जो काम हो रहा है उसका पैसा सेंटर गवर्नमेंट देगी। और जो मैंने एक प्रोविजन बोला था कि अगर आप आए 15 दिन में आपको रोजगार नहीं मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ये बेरोजगारी भत्ते का पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही थी, ठीक है। कैसे डिवाइडेड था? काम का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट, बेरोजगारी भत्ता स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अब क्या हो गया, अब फंड शेयरिंग कर दिया, चाहे वो काम का पैसा हो या बेरोजगारी भत्ता वाला पैसा हो, दोनों गवर्नमेंट्स में डिवाइड होगा। 60-40 में नॉर्मल स्टेट्स के लिए और 90-10 में आपके हिमालयन स्टेट्स के लिए। बहुत बड़ा चेंज है। AI, बायोमेट्रिक, GPS, ये सब चीजें जो हैं 6 महीने के अंदर आपको अनिवार्य करनी है, ठीक है। फंड शेयरिंग पैटर्न समझ लिए। स्टेट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अब सारा काम करवाना, ठीक है। यहां पर डिफरेंस भी देख लो आप, PIB का है ये स्क्रीनशॉट, 100 डेज, 125 डेज। यहां पर 4, हाँ एक और बहुत अच्छी चीज है जो है लिखी हुई है, जो पहले काम होता था ना, उसका कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं था कि कौन सा काम होगा। अब 4 क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया हैं, वाटर सिक्योरिटी यानी जल सुरक्षा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रोजगार, और क्लाइमेट रेजिलियंस भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि जलवायु सुनम्यता है उसे भी शामिल किया गया है। सेंटर कौन सा पैसा देती थी? स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अभी वर्तमान में शेयरिंग हो गई है। कोई पॉज विंडो नहीं था कि स्कीम कब रोकेंगे, अभी 60 दिन का पॉज विंडो है। डिमांड बेस्ड फंडिंग थी पहले, अभी क्या है? नॉर्मेटिव फंडिंग है। जी हाँ, जो मैं कह रहा था ना कि स्टेट्स में डिमांड से फंडिंग होती थी, कि जिस स्टेट में ज्यादा डिमांड आएगी वहां पर ज्यादा फंडिंग, अभी नॉर्मेटिव फंडिंग हो चुकी है, यानी पहले से डिसाइड होगा कि इस स्टेट को इतना पैसा मिलेगा। अब उस स्टेट को मैनेज करना है कि वो कैसे मैनेज करता है। ग्राम पंचायत सेंटर में थी, अभी वर्तमान में हमने अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की यूनिट्स बना दी है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। इस स्कीम से हम कल पढ़ेंगे, दीनदयाल अंत्योदय योजना, कल यानी जो भी नेक्स्ट अब वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है आपके प्री मेंस इंटरव्यू के पर्पज से, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें सारी स्कीम्स को, और जो भी नया डेटा है उसको ऐड करते जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।